नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 दिसंबर को दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की बैठक में भाग लेंगी। वह टीएमसी के अध्यक्ष के तौर पर बैठक में शामिल होंगे। उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बुलाई गई G20 बैठक में भाग लेने के लिए 5 दिसंबर को दिल्ली में रहूंगी। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की तैयारी को लेकर चर्चा करने के लिए पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की छत्रपति शिवाजी महाराज पर टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बार एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि ऐसे शख्स को बड़ा पद नहीं देना चाहिए। शरद पवार ने कहा है कि गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने सारी हदें पार कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। साथ ही कहा है कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले बड़े पद नहीं ठीक नहीं है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी ने शनिवार को औरंगाबाद में एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को डिलीट की उपाधि से नवाजते हुए महाराष्ट्र में आदर्श लोगों की बात करते हुए BR अम्बेडकर और गडकरी का जिक्र किया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने इशारों में भी साफ कर दिया है कि आम चुनाव में वो कन्नौज लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। दरअसल सपा मुखिया कन्नौज में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान पत्रकारों के सवालों पर जवाब देते हुए उन्होंने ये बात कही। यही नहीं, उन्होंने यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर भी योगी सरकार पर निशाना साधा। कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा है कि योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो गया है। सरकार खुद ये मान ले कि वो लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं कर सकती। गुजरात विधानसभा चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। इसी कड़ी में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन बहस और चर्चा के बाद उन्होंने कहा है कि जनसंघ के दिनों से ही देश की जनता से बीजेपी ने ये वादा किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, संविधान सभा ने सभी संसद और राज्यों को उचित समय पर UCC लाने के लिए सलाह दी है, क्योंकि किसी भी धर्मनिरपेक्ष देश के लिए कानून धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। यदि देश और राज्य धर्मनिरपेक्ष है तो कानून धर्म पर आधारित कैसे हो सकता है। दिल्ली की मशहूर जामा मस्जिद के प्रशासन ने मस्जिद में लड़कियों के अकेले या समूह में दाखिल होने पर रोक लगा दी है। प्रशासन ने इसके लिए बाकायदा मस्जिद के मुख्य द्वारों पर नोटिस लगा दिया है। इस फैसले पर विवाद बढ़ता आ रहा है। महिला अधिकारी कार्यकर्ता ने मस्जिद प्रशासन इस फरमान को अस्वीकार बताया है। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने जामा मस्जिद प्रशासन को एक नोटिस जारी करके फैसले पर सवाल उठाया है। इस तालिबानी फरमान को लेकर मस्जिद प्रशासन की निंदा करते हुए कहा है कि भारत ईरान नहीं है। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने बताया कि उन्होंने जामा मस्जिद के शाही इमाम से इस तालिबानी फरमान के खिलाफ नोटिस जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी पड़ने लगा है। उत्तर भारत के राज्यों में ठंडक बढ़ने लगी है। सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि दक्षिण के कुछ राज्यों में अभी बारिश आफत बनी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार झारखंड में अगले कुछ दिनों में 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में बिहार झारखंड के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने वाला है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व मंत्री रहे आदित्य ठाकरे का 1 दिवसीय बिहार दौरा राजनीतिक सुर्खियां बटोर रहा है। बुधवार को आदित्य ठाकरे ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की। आदित्य ठाकरे के बिहार दौरे को लेकर सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गई है। सवाल यह है कि क्या आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय विकल्प तैयार करने की कोशिश में है, या मकसद कुछ और है। माना जा रहा है कि BMC चुनाव में उत्तर भारतीय वोटों की ताकत को देखते हुए आदित्य ठाकरे बिहार पहुंचे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अति महत्वाकांक्षी योजना गंगा जल उद्भव योजना परियोजना पर धरातल पर उतरने वाली इस योजना के तहत गंगा नदी का पानी अब गया, बोधगया और राजगीर के घरों तक पहुंचेगा। बहुत जल्द इसकी शुरुआत की जाएगी। और आपको बता दें, बिहार से होकर गंगा नदी गुजरती है, लेकिन भौगोलिक स्थिति के कारण गंगा का पानी दक्षिण बिहार में पहुंच नहीं पाता। इस योजना के तहत बारिश के मौसम के दौरान नदी के अतिरिक्त पानी को जलाशयों में संग्रहित किया जाएगा। साल के 365 दिनों तक लोगों को पीने योग्य पानी की आपूर्ति की जाएगी। उत्तर प्रदेश की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सर्वे का आदेश देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया गया है। जज रवि कुमार ने ज्ञानवापी के सर्वे सहित कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जज रवि कुमार दिवाकर और उनके परिवार को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। जज रवि कुमार दिवाकर फिलहाल बरेली में तैनात है। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अब बरेली पुलिस उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएगी।
उत्तराखंड की विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने विधानसभा सचिवालय में बर्खास्त 228 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश को सही माना है। पूर्व में एकल पीठ ने अध्यक्ष के इस आदेश पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को विधानसभा द्वारा खंडपीठ ने चुनौती दी गई थी। खंडपीठ में एकल पीठ के आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को सही ठहराया है। उत्तर प्रदेश से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन किया गया। बोर्ड के गठन के बाद राज्य सरकार ने मवेशियों की देखरेख के लिए किसानों को आर्थिक अनुदान देने की घोषणा की। योगी सरकार का मानना है कि इससे किसानों की आय का इजाफा होगा। दरअसल सरकार किसानों की सहभागिता योजना के तहत देसी गाय देने के साथ ही आवारा मवेशियों की देखभाल पर 900 रुपये महीना देने का फैसला लिया है। इसके अलावा जिन किसानों के पास देसी गाय नहीं, उन्हें सरकार की ओर से एक देसी गाय मुफ्त में मुहैया कराई जाएगी। विदेशी बाजारों में डॉलर के कमजोर होने तथा घरेलू शेयर बाजार में तेजी के बीच निवेशकों के बीच कारोबारी सेंटीमेंट मजबूत हुए, जिसके चलते अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार बृहस्पतिवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 30 पैसे की तेजी के साथ 81.63 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। बाजार सूत्रों ने कहा कि अमेरिका के कमजोर आर्थिक आंकड़े के फेडरल रिजर्व के आक्रामक रवैये में नरमी के संकेत के बाद अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में डॉलर कमजोर हो गया है। मदर डेयरी द्वारा दिल्ली एनसीआर में दूध के दाम बढ़ाए जाने के बाद कर्नाटक में भी आज से लोगों के लिए दूध दही महंगे हो गए। कर्नाटक दुग्ध संघ के नंदिनी ब्रांड दूध और दही की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की घोषणा की गई है। नई कीमतें बृहस्पतिवार से प्रभावी हो गई हैं। केएमएफ के प्रबंध निदेशक ने बुधवार को जारी बयान में कहा है कि स्पेशल दूध, शुभम, समृद्धि और संतृप्ति और दही समेत दूध की 9 किस्मों की कीमतें में बढ़ोतरी की गई है। बिहार में जमीन विवाद कम करने, दाखिल खारिज के काम त्वरित गति से निपटने और परिमार्जन आदि कार्यों में तेजी लाने के लिए सरकार ने एसडीएम स्तर के अधिकारी को हल्का के निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक नामित एसडीएम और एडीएम स्तर के अधिकारी हल्का की जांच का मासिक रिपोर्ट विभाग को भेजेंगे। विभागीय मंत्री आलोक कुमार मेहता ने राजस्व कर्मचारियों को काम में भी जाँच कराने का आदेश दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 6 मानकों के आधार पर की गई समीक्षा में बांका, पूर्णिया और सारण के अपर समाहर्ता ने अक्टूबर माह में सर्वाधिक अंक हासिल कर पूरे राज्य में अपने काम को लोहा मनवाया है। सरदा हत्याकांड मामले को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज होगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी पर इस मुद्दे को धार्मिक रंग देने का आरोप लगाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर सियासत बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा है कि यह लव जिहाद का मामला नहीं, यह महिला की हत्या, उस पर जुल्म, अत्याचार का वाकया है। घने कोहरे की स्थिति में भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2022 और फरवरी-मार्च 2023 के बीच 3 महीने की अवधि के लिए 50 से अधिक ट्रेनों की सेवाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है। इनके अलावा रेलवे ने यह भी घोषणा है कि उक्त अवधि के दौरान कोहरे के कारण दर्जन भर अन्य ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रहेगी। रेलवे यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले रद्द और आंशिक रूप से रद्द की गई ट्रेनों की सूची जरूर देख लें। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने रानी लक्ष्मी व्यायाम मंदिर कॉलेज के मैदान में प्रबुद्ध जन वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया और करोड़ों रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के जनपद प्रबुद्ध जन, उद्योगपति, व्यापारी, चिकित्सा, अधिवक्ता, शिक्षक व युवाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि बुंदेलखंड में विकास की अपार संभावनाएं हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध को लेकर पहले से ही पश्चिमी देश रूस से नाराज है और रूस की आर्थिक रूप से कमजोर करने की योजना को लेकर के दरअसल रूस की इनकम का बड़ा हिस्सा तेल के निर्यात से ही आता है। G7 के और बैठक में रूस में उत्पादित कच्चे तेल की कीमत $65 से $70 प्रति बैरल तक तय करने की योजना बन रही है। अभी तक रूस डिस्काउंट के साथ $65 के कच्चा तेल बच रहा है। रूस यूरोपीय देशों के मुकाबले भारत और चीन को कच्चा तेल कम कीमत पर देता है। कच्चे तेल पर प्राइस कैंप लगने के रूस कीमत कम या ज्यादा दाम पर तेल नहीं बेच सकता है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि वह इन प्रथाओं को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार के लिए नई संविधान पीठ बनाएगी। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि नई पीठ के मामलों की सुनवाई करेगी। यह निर्देश वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर गया है। जी हां, आपको बता दें कि उपाध्याय ने याचिका का सुबह चीफ जस्टिस की पीठ के समक्ष उल्लेख किया था। याचिका में मुस्लिम की बहु विवाह और हलाला प्रथा को प्रतिबंधित करने की मांग की गई है। अध्यक्ष ने कहा है कि यहाँ पे 2 न्यायाधीश जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस हेमंत गुप्ता सेवानिवृत्त हो चुके हैं और नई पीठ बनाई जाना है।
राकांपा के पूर्व सांसद माजिद मेमन ने अपनी पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने इसका ऐलान अपने ट्वीट के जरिए दिया है। पार्टी की सदस्यता छोड़ने का ऐलान करते हुए उन्होंने शरद पवार का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने इसके पार्टी से अलग होने के पीछे व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि एनसीपी के साथ मेरे 16 वर्षों के दौरान मुझे सम्मान और अमूल्य मार्गदर्शन देने के लिए एनसीपी प्रमुख माननीय शरद पवार जी का आभार। व्यक्तिगत कारणों से मैं तत्काल प्रभाव से एनसीपी का सदस्य बनना बंद करता हूँ। अब मदरसों में भी बच्चे एक ड्रेस कोड में नजर आएंगे। साथ ही मदरसों में भी एनसीईआरटी किताबें भी पढ़ी जाएगी। बता दें कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले मदरसों में अगले शिक्षा सत्र में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने आगे कहा है कि बोर्ड के दायरे में आने वाले सभी 103 मदरसों में ड्रेस कोड और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने जा रहे। पहले चरण में 7 मदरसे मॉडर्न किए जाए। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।